जब मिडिल ईस्ट गहरी नींद में सो रहा था, तब हिजबुल्लाह के आतंकी जाग रहे थे। इजराइल पर हमला कर उसे दहलाने का प्लान बना रहे थे। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर 300 से ज्यादा रॉकेट से निशाना बनाया, ताकि आगे के हमलों में एयर डिफेंस को भेद कर अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके। साथ ही हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमले का पहला चरण पूरा हो गया है। इससे जाहिर होता है कि हिजबुल्लाह के आगे के इरादे और ज्यादा खतरनाक हैं। हिजबुल्लाह के खौफनाक इरादों ने जता दिया है कि हानिया की मौत का जख्म भरा नहीं है। इसीलिए एक साथ इजराइल पर सीरियल मिसाइल अटैक करके बता दिया कि बदला लेने का वक्त आ चुका है। आइए अब बताते हैं कि हमला कहां हुआ जिससे इजराइल दहला। इजराइल पर सीरियल अटैक कहां हुए हैं? मरोन बेस, नवेज बैरक, जातून बेस, जोरा बैरक, अलसाहल बेस, केला बैरक, यूएफ बैरक, नफा बेसा। इन रॉकेटों में से इजराइल ने 200 को इंटरसेप्ट कर दिया। इसके बावजूद उत्तरी इजराइल में कई लोगों की मौत होने की भी खबर है। हिजबुल्लाह का यहां तक दावा है कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है। इजराइल ने इसका जवाब तो दिया ही है, साथ ही अपने यहां 48 घंटे के आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। तो हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल को 7 अक्टूबर 2023 का वो मंजर याद आ गया जब हमास के 3000 मिसाइल अटैक से हंगामा मच गया था। अपनी खुफिया तंत्र और एजेंसियों पर गर्व करने वाला इजराइल दहल गया था। ठीक उसी तरह हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरजमी से इजराइल पर भीषण अटैक करके इजराइल से अमेरिका तक को बेचैन कर दिया। इजराइल के किरियत शिबोरा पर हमला, हाइफा गलीली पर रॉकेट हमला, रिहायशी इलाकों में दर्जनों घर जलकर राख, आईडीएफ का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम नाकाम। डिफेंस सिस्टम एक बार फिर नाकाम साबित। आयरन डोम का ताबीर इंटरसेप्ट हिजब के रॉकेट ट्रेस नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद लेबनान बॉर्डर से लगे इजराइल में सायरनों की आवाज सुनाई दे रही है। आईडीएफ ने आगे बड़े हमले की आशंका को देखते हुए पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी है। ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र की हत्या के बाद से ही ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। इजराइल को किसी भी हमले से बचाव के लिए अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सेना युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। अब हिजबुल्लाह के हमले का करारा जवाब देने के लिए नेतन्याहू और बाइडेन रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के ताज़ा हमले के बाद व्हाइट हाउस ने बयान दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने इजराइल को किसी भी हमले के वक्त उसकी रक्षा का पूरा भरोसा दिया है। दरअसल ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हुती पर हानिया की मौत का गहरा सदमा है, जो आने वाले वक्त में भयानक जंग तब्दील होती हुई दिख रही है। तो आने वाले वक्त में क्या ये हमले भयानक जंग में तब्दील हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में आपातकाल लागू कर दिया गया है। तेल अवीव का बेन गोरियन एयरपोर्ट बंद है। 27 अगस्त की सुबह 10 बजे तक फ्लाइट डाइवर्ट की गई। इजरायली विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं टाल दी गई हैं, क्योंकि इजराइल इंतकाम लेने के साथ साथ अपने लोगों की सुरक्षा में लगा है। भले ही हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो आयरन डोम को भेद इजराइल में कत्लेआम मचा दे, मगर उसके आका के पास है। ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जिसके वॉर से बच पाना आयरन डोम के बस की बात नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ईरान और यमन भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। अगले कुछ घंटे में ईरान का बड़ा अटैक इजराइल पर होने के दावे किए जा रहे हैं और इसीलिए इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। इजरायली शहरों में डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ी है। आत्मरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को सेना तैयार है। इजराइल हर कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करता रहा है। ईरान की तैयारी से लग रहा है कि वो कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। 24 घंटे में ईरान प्रतिशोध ले सकता है। नंबर 1 वजह इसकी क्या है? मिसाइलें अलर्ट पोर्ट पर डाल दी गई है। नंबर 2, एटमी ठिकानों पर S-400 लगा दिए गए हैं। नंबर 3, प्रॉक्सी को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। नंबर 4,
रूस से हथियार सप्लाई करने को कहा गया है। नंबर 5, 48 घंटे के लिए 48 जारी कर दिया गया है। तो ये स्थितियां जो है वो बनी हुई हैं इजराइल और ईरान के बीच। लेकिन अपने आप पे किस तरफ मिडिल ईस्ट में ये खतरा जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट महेश सचदेवा, पूर्व राष्ट्रनायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले सहगल साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमला कर दिया गया है और जिसमें हिजबुल्लाह ये दावा कर रहा है कि दक्षिणी इजराइल में कई लोगों की जानें चली गई। हालांकि जो आयरन डोम है उन्होंने तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन अब बारी जो है वो ईरान की है, नजरें ईरान पर टिकी हैं और ये कहा जा रहा है कि ईरान 24 घंटे में बड़ा हमला कर सकता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखो, मिडिल ईस्ट में जो सबसे डेंजरस इंसान है वो नेतन्याहू है। अपनी सर्वाइवल के लिए मिडिल ईस्ट को हर खतरे में झोंक रहा है। हिजबुल्लाह के ऊपर पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान ने की। उन्होंने कम से कम 100 हवाई जहाज़ों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उनके जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं और उनके जितने भी लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स, उनको बर्बाद किया। सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में 320 रॉकेट और ड्रोन्स फायर किए, जिनमें से तकरीबन कहा जा रहा है 200 से 250 को इंटरसेप्ट कर लिया आयरन डोम के माध्यम से। बाकी जो है हामी हुए। बहुत बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है इसराइल में नुकसान हुआ है, जबकि इसराइल उसको कबूल नहीं कर रहा। लेकिन वास्तव में नुकसान तो हुआ है, क्योंकि 48 घंटे के लिए वहाँ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। और मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इसराइल जो है कुछ और बड़ा काम करेगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि जहाँ तक हमारी तरफ से का ताल्लुक है, हमारी तरफ से ऑपरेशन का फेज 1 खत्म हो चुका है और अगर इसराइल की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो हम हर प्रकार से जवाब देने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, मतलब पहला हमला इसराइल ने किया हिजबुल्लाह के ऊपर, ये कहकर कि हिजबुल्लाह जो है हर प्रकार से तैयार था बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए। इसी प्रकार ईरान को पहला हमला, अगर वास्तव में इसराइल के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचाना चाहता है तो पहला हमला ईरान को करना चाहिए। नहीं तो इसराइल जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक उसी माफिक ईरान के ऊपर भी कर सकता है और ईरान के ऊपर काफ़ी नुकसान होगा। जवाबी कार्रवाई में जो ईरान की तरफ से होगी वास्तव में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक होगी, क्योंकि उसके ऐसी मिसाइल्स हैं और ऐसे उनकी रेंजेस हैं और उनके पास इस माफी की पोजीशन है कि वास्तव में उसको इसराइल के आयरन डोम जो है आसानी से इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा। दूसरा कंबाइंड अटैक होगा इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह का, हमास का, हुथीस का और ईरानियंस का, और इतने जबरदस्त। चलिए एक बार फिर से पीके सहगल से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे करेक्शन थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। महेश सचदेव, पूर्व राष्ट्रनायक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश सचदेव जी, पीके सहगल जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्या अब ईरान जो हमला इसराइल पर करेगा उसके आगे क्या आयरन डोम भी काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे? क्या हमला इतना बड़ा होगा या ये सिर्फ और सिर्फ ईरान दिखावा कर रहा है, एक प्रेशर की राजनीति कर रहा है कि प्रेशर है तो बॉर्डर्स पर तैनातियां की गई है और ये दिख रहा है कि किस तरह से तैयारी हमले को लेकर ईरान कर रहा है? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इस बारे में मेरी मंत्रणा के लिए। मेरे विचार जनरल सहगल के विचारों से थोड़े से भिन्न हैं। मेरे हिसाब से ईरान और इजराइल दोनों ही लंबा और क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहते। इसमें इसके कई कारण मेरे हिसाब से हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि ईरान इस समय उनकी वरीयता जो है वो अपने नाभिकीय ऊर्जा के जो का जो प्रोग्राम है उसको सुरक्षित रखने की है। वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहते हैं और इसमें कुछ समय ज़्यादा लगेगा। और अगर इस समय युद्ध होता है तो वे उनको इजराइल को और अमेरिका को
उनकी परमाणु संयंत्रों का विनाश करने के लिए बहाना मिलेगा। ऐसा वो बहाना देना नहीं चाहते। दूसरा कारण ये है कि ईरान के पास इस समय आ, विमानों को रोकने की क्षमता नहीं। S-400 की जो बात की गई है वो अभी डिप्लॉय पूरी तरह से नहीं हुए हैं। और जो अप्रैल में जो अदला बदली हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें कहा जाता है कि इस्फहान के पास S-300 जो बैटरियां लगी हुई थी, मिसाइल बैटरियां एंटी एयरक्राफ्ट की, उनको इजराइल ने खत्म कर दिया है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अक्सर बताया जाता है। तो इजराइल के पास जिस तरह के स्टेल्थ बॉम्बर, चाहे वो F-35 हो चाहे F-16 हो, इनकी काट ईरान के पास नहीं है। न उसके पास वायुसेना है जो कि समग्र हो और अत्याधुनिक हो, न ही उसके पास विमानों को गिराने की क्षमता है। तो इससे ईरान को अपनी सुरक्षा में काफी कठिनाई आएगी। तीसरी बात जो है वो ये है कि ईरान में अभी अभी चुनाव हुए हैं और नए राष्ट्रपति पिछले महीने ही पद पर लाए गए हैं। और हालांकि सुप्रीम लीडर जो हैं वो एक ही हैं, आयतुल्ला अली खामेनाई, लेकिन नए जो राष्ट्रपति हैं वो उदारवादी हैं और वो चाहते हैं कि ईरान को जो आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, उसके ऊपर इतने प्रतिबंध लगे हुए हैं पाश्चात्य देशों की तरफ से, उनसे निजात पाई जाए, उनसे उनको हटाया जाए ताकि ईरान ज्यादा अपना तेल निर्यात कर सके और एक संपन्न राष्ट्र बन सके। जनता में काफी रोष है, चाहे वो हिजाब के ऊपर हो, चाहे वो महंगाई के ऊपर हो, चाहे वो मुल्ला अतिवादियों द्वारा उनके ऊपर एक युवा पीढ़ी के ऊपर एक तरह के बोझ वाली राजनीति और सामाजिक नीतियों के को लगाने थोपने के बारे में हो, चाहे ईरान एक बहुसंप्रदाय राष्ट्र है, उसमें कुर्द भी हैं, उसमें अजरबैजानी भी हैं, उसमें सुन्नी भी हैं, लेकिन उसको एक शिया रिपब्लिक का रूप दिया जा रहा है। इससे भी काफी लोग रुष्ट हैं। तो इन सब को देखते हुए ईरान को मेरे ख्याल से अभी उसको बदला तो लेना है, लेकिन इस बदले का स्वरूप ऐसा होगा कि जैसा कि अप्रैल में हुआ था उससे थोड़ा ज्यादा गंभीर होगा और उससे ज्यादा व्यापक होगा। इजराइल के ऊपर को नुकसान पहुंचाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इजराइल और ईरान के ऊपर एक खुला युद्ध हो सके। तो इसमें एक तरीका जो आता है कि उनके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हूती हों, चाहे वो हिजबुल्ला हों, चाहे हमास हों, इनको सुपारी दे दी जाए, जिसे कहा जाता है अपने यहाँ, कि ईरान की तरफ से बदला आप लो इजराइल से। तो इजराइल इनके बदले में इनके जो इनके विरुद्ध इजराइल एक्शन लेगा और ईरान अपनी जगह पर सुरक्षित रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली जो फेज जिसको कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह कह रहे हैं कि वो कल पूरी हो गई है, वो अगर ऐसा ईरान के बदले में उनको बदला लेना है, ईरान के नाम पर बदला लेना है, तो वो हिजबुल्लाह को कह सकते हैं। हिजबुल्लाह के ऊपर उनके कई एहसान हैं। हिजबुल्लाह को उन्होंने ही पिछले 40 साल में बनाया है, पनपाया है और सुसज्जित किया है हथियारों से, टेक्नोलॉजी से वगैरह। तो आप हिजबुल्लाह को वो IOU दिखा सकते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया है, अब तुम हमारे नाम पर इजराइल से बदला लो। मैं अभी यही इतना ही कहना चाहूँ। ठीक है,
पीके सहगल साहब, क्या ईरान के नए राष्ट्रपति पर दबाव है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये पिक्चर एक तरह से आगे की जा रही है कि हमले की हम तैयारी कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं, और फिर जब हम देखते हैं कंपैरिजन इजराइल के साथ ईरान का करते हैं तो उतनी मजबूती के साथ क्या मुकाबला ईरान कर पाएगा इजराइल का? हालांकि इससे पहले जब अप्रैल में हमला किया गया था, लगभग 3000 मिसाइल अटैक किया गया था, जिसे पूरी तरह से इजराइल ने नाकाम कर दिया था। तो अभी भी अगर हम सैन्य शक्ति की बात करते हैं तो इजराइल बहुत कमजोर है, माफ कीजिएगा, ईरान बहुत कमजोर है इजराइल के सामने। देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि जहाँ तक इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस का ताल्लुक है, जहाँ तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, ईरान से इजराइल बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं खमेनी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम हर प्रकार से बदला हनाया के डेथ का ज़रूर लेंगे। दूसरा उन्होंने कहा अगर हम बदला नहीं लेते तो हमारे ऊपर डिवाइन रात होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पे उन्होंने इशारा कर दिया कि हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। वहाँ अगले 24 घंटे में, 48 घंटे या 72 घंटे में क्या होता है, इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शंस। सचदेवा जी का एक परसेप्शन है, मेरा परसेप्शन अलग है। अगर आप देखो तो अमेरिकन इंटेलिजेंस और इजरायली इंटेलिजेंस साफ तौर पे कह रही है कि ईरान की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है और हो सकता है कि अगले 24 टू 48 आवर्स में ईरान की तरफ से कुछ बड़ा हमला हो। पहले जो ईरान ने अप्रैल में हमला किया वो 300 स्लो मूविंग ड्रोन्स और स्लो मूविंग मिसाइल से किया था, और ऐसे उन्होंने ये हमला किया था सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई के ऊपर से और रेड सी के माध्यम से। और इसका उन्होंने जिक्र पहले ही कर दिया था, इजराइल को भी बता दिया था कि हमला होने जा रहा है, और अमेरिका को भी तकरीबन 24 से 48 घंटे पहले, जिसको बड़े पैमाने पर आयरन डोम और ये जो कंट्रीज है उन्होंने उसको नाकाम किया। इस बारी जो हमला होगा वो इराक, सीरिया के माध्यम से होगा, और किसी प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर हज़ारों मिसाइल फायर की जाएंगी, हूथीज़ की तरफ से, हमास की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से, ईरान की तरफ से। और ईरान आयरन डोम जो है कम्प्लीटली सैचुरेटेड और ओवरवेल्म हो जाएगा। बड़े पैमाने पर इजराइल में बर्बादी होगी। इसी को निगाह में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ने चेतावनी बार बार दे रहे हैं, और बार बार उन्होंने अपने 1/3 ऑफ द इंटायर नेवल फोर्स जो अमेरिका की है इस समय वहाँ तैनात है, और वहाँ उनके सैनिक भी तैनात है। लेकिन अमेरिका एक्सेप्ट फॉर एयर अटैक्स किसी प्रकार से ग्राउंड ट्रूप्स अपने नहीं उतारेगा, क्योंकि इलेक्शन उधर आ जा रही है। एक भी बॉडी बैग वापस गया तो यकीनन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इलेक्शन हार सकती है। इसलिए किसी बाइडेन का ज़बरदस्त प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर कि विद इन द नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स या 72 आवर्स किसी ना किसी तरीके से सीज फायर की घोषणा की जाए। और ईरान ने साफ तौर पे कहा है, हिजबुल्लाह ने साफ तौर पे कहा है कि अगर वहाँ सीज फायर हो जाता है और इजरायली ट्रुप्स हर प्रकार से वहाँ से विड्रॉ करती हैं तो शायद इसको हम रोक देंगे। लेकिन मैं सचदेवा जी से सहमत हूँ कि ईरान की तरफ से कोशिश होगी कि ये युद्ध जो है बड़े युद्ध में ना परिवर्तित हो। सारी दुनिया की इस समय नज़र वहीं पर है। लेकिन दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि अपने और केवल अपने सर्वाइवल के लिए नेतन्याहू कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ईरान के ऊपर शायद अपने सर्वाइवल के लिए ही वो अमेरिका की सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है सीज फायर होना चाहिए, लेकिन ये कोशिशें तो काफ़ी वक्त से हो रही है। और कहीं ना कहीं अमेरिका का चुनाव पर भी, जो बाइडेन की पार्टी पर भी, हालांकि कमला हैरिस कैंडिडेट है, तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि चुनाव पर भी इसका फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ लगातार सपोर्ट जो है वो अमेरिका इजराइल को कर रहा है, लेकिन यहाँ कुर्सी पर खतरा बेंजामिन नेतन्याहू की पर भी है। पीके सहगल जी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि नेतन्याहू के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर डाला जा रहा है बाइडेन के माध्यम से। और कमला हैरिस से भी जो उन्होंने मुलाकात की तो कमला हैरिस ने भी उनको साफ तौर पे कहा कि आई कैन नॉट रिमेन इनडिफरेंट। यानी दूसरे तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि कल अगर वो इलेक्शन जीतती हैं या उससे पहले वो जिस माफी की हरकतें कर रहा है इजराइल गाजा के अंदर, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़े पैमाने पर जेनोसाइड किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया गया है, बड़े पैमाने पर हर लड़ाई के नियम को कंप्लीटली कुचल दिया है। और वास्तव में हो रहा है is absolutely and totally unacceptable। मेरे मतलब बहुत लाजमी है कि नेतन्याहू को चेकमेट किया जाए कि दुनिया के लिए
जरूरी है कि नेतन्याहू को चेकमेट किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट एंड टोटल ब्लाइंड सपोर्ट बाय द अमेरिकन, वो साफ तौर पे कह रहे हैं हर प्रकार के उनको हथियार देंगे, हर प्रकार की मदद करेंगे ताकि इसराइल अपने आप को डिफेंड कर सके। इसराइल के ऊपर खतरा बढ़ रहा है उसी की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, उसी की अपनी करतूतों की वजह से। 7 अक्टूबर बदला तो ले चुका है, लेकिन उसके कोई भी मिलिट्री लक्ष्य जो है पूरे नहीं हो सकते। ना तो हमास को बर्बाद कर सकता है, ना ही उसने जितने बंधक है उनको छुड़वा सका है, ना ही हमास का हर प्रकार से गवर्नेंस में से उसको हटा सका है, ना ही वो हिजबुल्लाह को खत्म कर पाएगा। 2006 का हिजबुल्लाह के साथ मुकाबला हुआ था, जब हिजबुल्लाह आज के हिजबुल्लाह से बहुत ज्यादा कमजोर था और इसराइल आज के इसराइल से बहुत ज्यादा ताकतवर था। ठीक है महेश कभी भी सचदेव जी, नहीं हो सकता। महेश सचदेव जी, युद्ध एक लंबे वक्त से चल रहा है। हम देख रहे हैं लगातार हमले हो रहे हैं गाजा पट्टी पर, हमास पर हमला इसराइल ने किया और फिर उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से, और फिर अब ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है इसराइल पर हमला करने के लिए। और दूसरी तरफ सवाल यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो सुनने की किसी के लिए तैयार नहीं है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार इस पूरे युद्ध का कंक्लूजन क्या निकलता दिख रहा है? और अगर इसी तरह से लगातार हमले जारी रहे दोनों तरफ से तो स्थितियां पहुंच जाएंगी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ। दुनिया के तमाम देश अलग अलग हिस्सों में बढ़ते हुए दिखेंगे। ऐसा संभाव्य तो है, पर मेरे विचार में इसके रास्ते में कई बाधाएं आएंगी और कई पड़ाव आएंगे। पहला पड़ाव तो आएगा कि जब नवंबर के पहले हफ्ते में जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे अमेरिका में, तो अमेरिका की परिस्थिति स्पष्ट नहीं होगी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को किसी तरह का ऐसा संदेश नहीं मिलेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होने वाला है और उससे क्या अपेक्षा वो कर सकते हैं। तो वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे कि इस चुनाव को वो प्रभावित कर सके। अगर वो मान लीजिए इस समय युद्ध विराम कर लेते तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स के फेवर में जाएगा। अगर वो युद्ध विराम नहीं करते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी के फेवर में जाएगा। अगर बीच में युद्ध विराम होता है लेकिन वो असफल रहता है तो फिर से बवाल शुरू हो सकता है कि क्यों ऐसा किया गया। और डिबेट जब अगले महीने दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की होगी तो उसमें ये मुद्दा बड़ा कस के उठाया जा सकता है। कई जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उनमें पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार अरब और मुसलमान वोटर जो हैं अमेरिका में काफ़ी संगठित हो गए और इसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने रणनीति में थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ा। कमला हैरिस अब ज़्यादा प्रो पैलेस्टीनियन दिख रही हैं बाइडेन के मुकाबले में। दूसरा पड़ाव जब आएगा जबकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें कोई बड़ा फेरबदल अगर आता है तो अगर तुर्क में जैसे यूक्रेन की बढ़त चल रही है उसके ऊपर कोई बड़ा निर्णायक युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका को उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा और इजराइल से ये उम्मीद की जाएगी कि वो अभी मामला टाले रहे। तीसरा जो इसमें जो पड़ाव आ सकता है वो ईरान की आंतरिक परिस्थितियों के बारे में आ सकता है जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। चौथा पड़ाव 20 जनवरी को आएगा जबकि नया अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता का हस्तांतरण होगा। तो इन सब पड़ावों के बीच में विश्व आर्थिक परिस्थितियां भी काफ़ी मायने रखेंगी। तेल का दाम किधर जाता है और रेड सी में क्या होता है, क्या शिपिंग वैसे ही बाधित रहेगी जैसे कि पिछले 1 साल से तकरीबन 9 महीने से रही है। तो ये सब चीज़ें देखने की होंगी और इनसे हम आकलन कर पाएंगे कि इनका क्या प्रभाव युद्ध पर जो गाजा में
या हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पीके सहगल जी देखिए, जिस तरह से जो स्थितियां उन्होंने कहा सचदेवा साहब ने कि हम देख रहे हैं किस किस एरिया में क्या क्या चीज़ें प्रभावित हो रही है इस युद्ध के चलने से, लेकिन सवाल ये है कि युद्ध रोकने में सबसे अहम और बड़ी भूमिका अमेरिका निभा सकता है और निभानी भी चाहिए, लेकिन अमेरिका यहाँ पर कुछ और ही, अमेरिका अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है और शायद यही वजह है कि इतना लंबा युद्ध जो है वो खिंचता हुआ दिख रहा है और इसका सीधे तौर पर चुनाव पर भी असर पड़ेगा। कमला हैरिस के की जो उम्मीदवारी है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता हुआ दिखेगा। आपकी स्टेटमेंट में किसी प्रकार का कोई शक नहीं, अगर अमेरिका चाहे तो ये युद्ध जो है रुक सकता है, लेकिन अमेरिका सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल है वो वहाँ के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी नहीं चाहता, जैसे नेतन्याहू नहीं चाहते कि किसी प्रकार से युद्ध रुके, वेदर इन रशिया, यूक्रेन और यहाँ का भी, वो तो चाहते हैं जितना युद्ध लंबा चले उतना ही उनकी हथियारों की बिक्री होती है। अगर देखो तो उनके हथियारों के जो शेयर्स हैं उनके 1000 टाइम्स शेयर्स की इंक्रीज हुआ है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता किसी भी हालत में कि युद्ध बड़ा फैले। मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में, चाहे यूक्रेन और रशिया और यहाँ इसराइल और हमास या इसराइल और हिजबुल्लाह या इसराइल और ईरान के अंदर मिलाकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि बड़े बाकी देश जो हैं किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो केवल और केवल जो है हथियार देंगे, हर प्रकार के वेपन देंगे, असला देंगे, लेकिन ग्राउंड ट्रुप्स नहीं उतारेंगे। और ग्राउंड ट्रुप्स नहीं उतारते तो उस माफी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस माफी की कोई भी संभावना नहीं। ना ही मुझे लगता है कोई देश जो है किसी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर इसराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा हुआ तो इसराइल इस माफी की कार्रवाई कर सकता है, ना कि कोई और देश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल